नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके राय सिंह झोरड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं राय सिंह झोरड़ आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो हिंदी के शिक्षक हैं उनके लिए प्रयासरत हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह है और उसका पहला लेसन हमने किया था कल, नमक का दरोगा। आज हम पढ़ रहे हैं लखनवी अंदाज, मियाँ नसरुद्दीन को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, मियाँ नसरुद्दीन पद्य पाठ की विधा है, क्या है? कहानी है, सहस्मन है, रिपोर्तार्ज या निबंध है? तो कहानी तो नहीं है, रिपोर्तार्ज भी नहीं है, निबंध भी नहीं है, तो सहस्मन है, ये याददाश्त पर आधारित है। मियाँ नसरुद्दीन गद्य पाठ कृष्णा सोवती की किस रचना संग्रह से लिया गया है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, हम हशमत से लिया गया। इनकी एक थी मित्रों मरजानी, बहुत ही फेमस हुई थी, इनकी एक रचना है मित्रों मरजानी। मियाँ नसरुद्दीन किस कला में निपुण है? रोटी बनाने में, चाय बनाने में, चित्र बनाने में या चारपाई बनाने में? अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए क्या आपको, नीचे नहीं, ये देखो। तो किस कला में निपुण है ये? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोटी बनाने की कला में क्या है? निपुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन किसके मसीहा थे? नान भाइयों के, नवाबों के, मजदूरों के या चित्रकारों के? तो नान भाई जो काम सीखते थे उनके मसीहा थे, रोटी बनाने का जो काम सीखते थे। अखबार पढ़ने वालों और बनाने वालों को मियाँ नसरुद्दीन क्या समझते हैं? कलाकार, निठल्ला, व्यापारी या उस्ताद? तो कहीं जो अखबार बनाते हैं ना वो निठल्ले होते हैं, खाली बैठे बैठे उनको करना कुछ नहीं है, बस समाचार लिखते रहते हैं। मियाँ नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? मियाँ लल्लन, मियाँ बरकत, मियाँ कल्लन या मियाँ पल्लन? तो ये मियाँ कल्लन थे। क्या थे? मियाँ कल्लन नाम था उनके दादा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मियाँ नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा है? खोजियों की खुराफात नगीना साज को कहा है, अखबार नवीश को कहा है, आईना साज को कहा है या मीना साज को कहा है? तो ये जो अखबार वाले होते हैं ना, ये जो कुत्ते होते हैं ना, खोजी कुत्ते, उनकी तरह होते हैं। खोजी समाचार को ढूंढ के ले आते हैं। मियाँ नसरुद्दीन ने रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा? इल्म मीन्स होता है नुस्खा, अपने पिता से, अपने मित्र से, अपने मामा से या अपने चाचा से। तो कहता है कि मैंने अपने पिता से ये रोटी बनाने का हुनर सीखा है। मियाँ नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? तो कल्लन तो दादा का नाम था, तो कन्फर्म मैंने ऊपर करवा दिया था। तो पिता का नाम क्या था? बरकत। पिता का नाम था बरकत। तो ये आपको याद रखना है, बरकत नाम था उनका पिता का। मियाँ नसरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके हैं? 60 वर्ष के, 70 के, 80 के या 90 के? पाठ अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इसका उत्तर आपको पता होगा, 70 वर्ष इनकी होगी। रंगरेज कौन होता है? वह जो कपड़े बनाता है, वह जो कपड़े सीलता है, वह जो कपड़े धोता है, वह जो कपड़े रंगता है। तो रंगरेज होता है ना, वो होता है वह जो कपड़े रंगता है, चुन्नी वगैरह के रंग चढ़ाता है, उसको रंगरेज बोलते हैं। शीश माल का क्या अर्थ है? फल है, शरबत है, रोटी है या चाय है? तो शीश माल क्या होता है? रोटी का एक प्रकार होता है, ये रोटी है। नेक्स्ट, अनेक प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वालों का काम करने वाले क्या कहलाते हैं? तो अनेक प्रकार की रोटियां कौन बनाते हैं? नान भाई, रसोईया, बावर्ची या रोटीदार? तो नान भाई। नान मीन्स अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाते हैं, नॉन भाई। ओके, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? वे मसीहा के यहाँ रोटी बनाने का काम करते हैं, वे रोटी बनाने के काम को एक कला मानते हैं, वे सबसे सस्ते रोटियां खिलाते थे, वे बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो भाई उनके पास रोटी बनाने की कला थी, अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाते थे, इसीलिए उनको नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। मियाँ नसरुद्दीन ने रोटी बनाने की कला के बारे में क्या बताया? उन्होंने यह कला किसी मदरसे से सीखी थी। उन्होंने बताया कि काम करने से काम आता है, नसीहतों से नहीं। उनके अनुसार बिना किसी उस्ताद के कला नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने बताया कि ये कला मजबूरी से किसी बात से क्या सीखी थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, उन्होंने बताया कि काम करने से काम आता है, ठीक है ना, वो किसी की नसीहतों से काम नहीं आता। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, काम को सीखना पड़ता है। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काई भोलापन, पेशानी पर मुंजे हुए कारीगर के तेवर। लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन के बारे में ऐसा क्यों कहा कि मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर लंबी
उम्र के अनुभवों की गहरी छाप थी। मियां नसरुद्दीन का बचपन अभाव में बीता था। मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर से उनकी गुस्सैल होने का पता चल रहा था। मियां नसरुद्दीन शकल से बोले थे पर अपने मजदूरों का बहुत शोषण करते थे। भाई जो लंबी अनुभव होती है ना, आदमी को एक्सपीरियंस होता है, तो इसका उत्तर होगा, ठीक है, कि चेहरे पर क्या थी? गहरी छाप थी। पेशानी का क्या अर्थ है? दरबार है, दुकान है, माथा है, आंखें हैं। पेशानी पे पसीना उभर आया था तो माथा इसका सही उत्तर होगा। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे? 36 प्रकार की, 22 प्रकार की, 72 प्रकार की या 56 प्रकार की? तो 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे मियां नसरुद्दीन। गडैया वाले नानबाई के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मियां नसरुद्दीन, उसके पिता मियां कमरुद्दीन या मियां अजरुद्दीन? तो नसरुद्दीन के जो पिता थे वो गडैया वाले नानबाई के नाम से प्रसिद्ध थे। ओके। मियां नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए कि मियां नसरुद्दीन के पिता का इंतकाल किस उम्र में हो गया था? इंतकाल का अर्थ होता है मृत्यु, ठीक है ना? 60 वर्ष में, 70 में, 80 में या 90 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 वर्ष में इनका इंतकाल हो गया था। और ध्यान रखना, मियां नसरुद्दीन की उम्र कितनी थी? 70 वर्ष। मियां नसरुद्दीन की उम्र तो 70 वर्ष है, परंतु उनके पिता की मृत्यु हो गई थी 60 वर्ष में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मियां नसरुद्दीन पाठ में एक पात्र मियां बब्बन कौन है? मियां नसरुद्दीन की दुकान का कारीगर है, मियां नसरुद्दीन के चाचा हैं, मियां नसरुद्दीन को रोटी बनाने की कला सिखाने वाला उस्ताद है, या मियां नसरुद्दीन की दुकान का मालिक है? तो दुकान का एक कारीगर है मियां बब्बन, तो याद करना बब्बन। शाही बावर्ची खाने में काम करने के बारे में पूछते हुए लेखिका ने किस बादशाह का नाम लिया है? मुगल बादशाह औरंगजेब का, मुगल बादशाह अकबर का, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का, मुगल बादशाह शाह आलम का? तो वैसे तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया, फिर भी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम यहाँ आया है, स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं हुआ है इसका। एकाएक मियाँ की आंखों में कुछ कूद गया। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए अचानक ही मियाँ नसरुद्दीन नर्वस क्यों हो गए थे? अब इस कला की कदर करने वाले वे जमाने और लोग नहीं रहे। अचानक ही मियाँ को अपने परिवार की वालों की याद आ गई, क्योंकि दुकान में लगे मजदूर काम नहीं कर रहे थे। अब मियाँ नसरुद्दीन को दुकान से घर पर कुछ काम के लिए जाना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अचानक वो कला की कदर करने वाले जमाने और लोग नहीं रहे, सोचने लग गए थे। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए कि मियाँ नसरुद्दीन की दुकान में लगे कारीगरों को कितनी मजदूरी दी जाती थी? 2 रुपये मण आटे की, 4 रुपये मण मैदे की मजदूरी, 3 रुपये मण आटे की, 4 रुपये मण मैदे की। यानी आटा गूंदने की और आटा पकाने की। गूंद के आटा पकाना, 2 मण का अर्थ हो गया 2 रुपये मण, यानी 40 किलो के 2 रुपये मिलते थे, समझ में आई? और 4 रुपये मण मैदे की मजदूरी, यानी 40 किलो मैदा अगर वो गूंदते थे और पकाते थे उसको 4 रुपये मिलते थे, और आटा 1 मण पकाते थे 2 रुपये मिलते थे। तो 3 रुपये मण आटे की, 4 रुपये मण मैदे की मजदूरी, 4 रुपये मण आटे की, 2 रुपये मैदे की, 5 रुपये मण आटे की, 6 रुपये मण मैदे की। तो ये ध्यान रखना है, आटा थोड़ा क्या है, इजी पकता है और इजी उसको गूंद दिया जाता है। तो 2 रुपये मण आटे की, और मैदा जो होता है उसमें गूंदने में जोर बहुत आता है ना, मथा बहुत मुश्किल से जाता है। तो 4 रुपये मण मैदे की मजदूरी उसको मिला करती थी। तो ये इसका सही आंसर होगा। किस नाम की रोटी पापड़ से भी महीन होती है? खमीरी, तुनकी, रुमाली या सीरमाल? तो ये पता ही है, इसमें तुनकी शब्द होता है बारीक पतली, तुनकी जो रोटी होती है बिल्कुल बारीक होती है। 5000 शब्द का क्या अर्थ है? 5000 रुपये मासिक वेतन वाला, 5000 कला जानने वाला, 5000 सैनिकों का सेनापति, 5000 गाँवों का पंच। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5000 शब्द का अर्थ हो गया 5000 सैनिकों का सेनापति, 5000 सैनिकों का सेनापति इसका सही उत्तर है। मटिया महल की तरफ जाने से लेखिका को क्या लाभ हुआ? मियाँ नसरुद्दीन की दुकान से तुनकी रोटी खाने को मिली, मियाँ नसरुद्दीन से मिलने का अवसर मिला, मियाँ नसरुद्दीन की नगीना साज का कला का पता चला, मियाँ नसरुद्दीन की प्रसिद्ध दुकान में कारीगरों की कलाकारी देखने को मिली। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वहाँ गई तो मियाँ नसरुद्दीन उसको बैठे मिले थे, अगर वो नहीं जाती तो उनसे मिलने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। 5000 अंदाज का क्या अर्थ है? झगड़ा करने के लिए तत्पर, हम यहाँ मिलाना, बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज, किसी बात का स्थापित्य करना। तो ये मैंने आपको बताया था, बड़े सेनापतियों जैसा उसका अंदाज था।
एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और पतली होती है, कौन सी होती है? खमीरी, तुनकी, रुमाली या शीरमाल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुमाली रोटी होती है। रुमाल की तरह बड़ी और पतली होती है तो रुमाली हो गया, नाम नहीं दिख रहा है। बजा फरमाना मुहावरे का क्या अर्थ है? झूठ बोलना, ठीक बात कहना, बड़ेपन से बात करना, बाद में कहना। तो इसका अर्थ होगा ठीक बात कहना। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? 1923, 1924, 1925, 1926। तो कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 1925 में। कृष्णा सोबती ने लेखन कार्य कहाँ से शुरू किया था? दिल्ली, लाहौर, इस्लामाबाद या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसने लिखना शुरू किया था दिल्ली से 1925 में। ठीक है, जन्म 1925 में, लिखना शुरू किया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1979, 1980, 1981, 1982? 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनकी रचना जो फेमस हुई थी वो थी जिंदगी नामा। जिंदगी नामा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो ये थोड़ा सा करंट का भी है तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2017, कृष्णा सोबती 2017। नेक्स्ट, कृष्णा सोबती का सहस्मन हम हर्षमत कितने भागों में संकलित है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में? तो कृष्णा सोबती 3 भागों में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह बादलों के घेरे, इसका उत्तर होगा बादलों के घेरे। नेक्स्ट है, कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था समय, इसका प्रकाशित होने का समय है 1979 में ये प्रकाशित हुआ था। कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है? समय सरगम है भाई। नेक्स्ट है, कृष्णा सोबती ने किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा है? तो ये होगा, मैंने आपको बताया था, मित्रों मरजानी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।